हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था और उसके वेरिएशन के बारे में देखा था कि किन किन कारणों से जी में वेरिएशन आता है ना। जो मैंने फर्स्ट वेरिएशन देखा था ड्यू टू शेप एंड साइज के कारण से, ठीक है ना। उसके बाद देखा ड्यू टू एल्टीट्यूड, है ना। किसी हाइट पे अगर हम किसी सरफेस और सरफेस का हाइट पे जाए तो जी में कितना वेरिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ड्यू टू डेप्थ, है ना। अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे नीचे आते हैं तो फिर क्या होता है ना। उसके बाद हमने देखा ड्यू टू रोटेशन, है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण से जो कोई भी मास अर्थ सरफेस पे कहीं भी हो तो उसके कारण से क्या चेंज आता है वो मैंने देखा। उसके बाद उसमें कुछ केस भी देखा हमने कि पोल पे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है ना, पर्टिकुलर लैम्डा वैल्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और क्या देखा था उसमें, ड्यू टू प्लैनेट चेंज के कारण से, ठीक है। अगर हम प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होंगे तो जी इफेक्टिव या जी डैश क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है ना। तो उस पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। इसका ये मिस हो गया वो लेक्चर नंबर 10 और 9 देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, उसी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उसके बाद हम स्केप वेलोसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन सपोज फाइंड करते हैं, फाइंड h height from the surface of the planet, say अर्थ। प्लैनेट कौन सा, अर्थ। फाइंड h height from the surface of the planet, ठीक है। कितना है उसको हम अर्थ माने। इफ at height h acceleration due to gravity, reduced by 75% of g at the surface of the earth, ठीक, समझ में आया। फाइंड द h height from the surface of the earth, ठीक है। सर प्लैनेट अर्थ लिया मैंने। इफ at h height acceleration due to gravity reduced by 75% of g at the surface of the earth, ठीक है। इसका आप ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन लिखिए, जो मेरा h होगा, है ना, h इक्वल टू r, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन h ग्रेटर देन r, सी ऑप्शन h इक्वल टू r, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, है ना। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसको करने का तरीका, सबसे पहले हमारे पास डेटा, गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा हमारे पास जी डैश कितना 75% रिड्यूस हो रहा है एट ए पर्टिकुलर हाइट पे, है ना। अर्थ सरफेस से पर्टिकुलर हाइट पे h हाइट कहां से लेते हैं हम लोग, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेते हैं। तो रिड्यूस हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, 75%। तो क्या लिखेंगे, g माइनस g का मल्टीपल ऑफ 75%, है ना। तो कितना होगा यहाँ पे, या तो आप डायरेक्टली 25% ऑफ g लिख सकते थे। देखिए यहाँ से वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो g/4, तो g डैश कितना आ गया मेरा, g/4, दैट इज 25% ऑफ g, वही क्या मेरा g/4। तो हमारे पास g डैश कितना आ गया, g/4। अब आपको कैसा कौन सा फार्मूला लगाना है ना। अब हमारे पास दो फार्मूला है ना। h हाइट अबव है ना, तो एक फार्मूला तो क्या है g,
ठीक है, g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर पे पावर -2 है ना, और एक है g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो जो 1 माइनस 2h अपॉन आर है ये हम किसके लिए अप्लाई करते थे, अप्रोक्सीमेट रीजन के लिए। ठीक, कुछ कंडीशन था, वो कंडीशन क्या था, जहां h क्या हो, वेरी वेरी लेस, h क्या हो, लेस देन r हो। तो कितना लेस देन हो, हमने बताया था आपको 0 to 10 क्या लेंगे जी, कांस्टेंट 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 to 500 क्या, कौन सा फॉर्मूला, g 1 माइनस 2h अपॉन r, फिर 500 से ग्रेटर लेंगे है ना, तो वो कितना लेंगे, 1 g 1 प्लस h अपॉन r पावर -2। ठीक है, ये जस्ट एक मैंने डेटा कंसीडर किया था, मैंने सॉल्व करके नियर बाय जो एग्जैक्ट वैल्यू तो वो निकाला। ठीक है, अगर मान लीजिए 500 जगह 600 भी हो तो भी वो सही आएगा, लेकिन आपको ऐसा डेटा कंफ्यूजिंग नहीं देगा, आपको इजी वे में पता चल जाएगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, क्या लिखेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे, g डैश इक्वल टू है ना, g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h हाइट ऊपर है तो 1 प्लस h अपॉन r पे पावर -2। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे g डैश का जो वैल्यू आया था, ठीक है, g डैश का वैल्यू क्या आया था, g/4। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको g, ये जो g का वैल्यू वो भी आपको रेंज लिखा दूंगा कि किस वैल्यू के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, g के किस वैल्यू के लिए, मैंने h के वैल्यू के लिए मैंने बता दिया आपको कि कब क्या यूज करना है। अभी मैं किसके लिए बताऊंगा आपको, g डैश के लिए बताऊंगा कि इसका किस रेंज में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है ना, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला, अगर हम कहीं अगर यहाँ भी हम लोग कंफ्यूज हो जाए या भूल जाए कब क्या करना था, तो आपको जो जनरल फॉर्मूला है उसके हेल्प से आप चलिए। ठीक है, तो आपको आंसर वहां से तो आना ही आना है, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, g/4, g डैश इक्वल टू g/4, ये हमने निकाला था क्योंकि 75% रिड्यूस हो रहा था, तो कितना था सरफेस से, g/4। फिर यहाँ पे g 1 प्लस, समझ में, 1 प्लस h अपॉन r के पावर -2 है ना। अगेन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, g/4, ये g कैंसल आउट है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 4 इक्वल टू है ना, 4 इक्वल टू 1 प्लस h/r पे पावर 2। कैसे किया, यहाँ 1/4 है ना, तो इसको हम लोग इन्वर्स कर लिया, तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, इन्वर्स आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आएगा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बताइए यहाँ पे कितना आ गया, 4, ये स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो क्या होगा, √4 इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r, तो यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 2। तो बताइए यहाँ से क्या आ गया, h अपॉन r है ना, h अपॉन r, या तो यहाँ लिखे 2 माइनस ये 1 इधर चला गया, -1 इक्वल टू h अपॉन r। तो देखिए यहाँ से आगे मेरा रिजल्ट है h अपॉन r इक्वल टू 1, सो h इक्वल टू r। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। समझ में आया क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो या तो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर h हाइट, सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ के h हाइट हम ऊपर पार्टिकल को रखते हैं तो फिर g कितना होगा, तो g/4। अगर g/4 होता है किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो वो हाइट अर्थ सरफेस से कितना होगा, 6400 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना हाइट होगा, तो 6400 into 2, समझ में आएगा, 6400 into 2। क्यों, क्योंकि r प्लस r, अर्थ सरफेस से h होगा और सेंटर से कितना होगा, h प्लस r। तो यहाँ पे h और r क्या इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 2r या 2h। समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन चाहे ये देगा तो g/4 आएगा, g/4 देगा तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट लिखिए, मैं आपको पूरा डेटा लिखाता हूँ कब क्या यूज करना है, कब क्या, मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा लिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे g डैश कितना था, 25% ऑफ था ना, अप्रोक्सीमेट जो यहाँ पर जो g डैश आया था हमारा, ये क्या आया था, 25% ऑफ g आया था ना, g डैश जो कितना था, 25% ऑफ g आया था। ये g डैश का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, तो कुछ डेटा मैं आपको बता दूं, उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो नोट करके लिखिए।
नोट करते हैं। ये नियर बाय डेटा में लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, नियर बाय, ठीक है ना। जहां तक के लिए आपका वैल्यू क्या होगा, जहां का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जिस डेटा, ये डेटा वो है कि जब आपका क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये नियर बाय कैलकुलेशन है ना। चलिए देखिए फर्स्ट इसका क्या लिखेंगे, फर्स्ट नोट क्या लिखेंगे, इफ है ना, इफ जी डैश, इफ जी डैश क्या हो, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन, इफ जी डैश ग्रेटर देन, ठीक है। मैं 80 देखिए 80 83 84 भी ले सकते हैं, है ना। तो एक में जो एक राउंड ऑफ डेटा है उसके लिए मैं ले रहा हूं, है ना, 85% राउंड ऑफ डेटा है ना। इफ जी डैश ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% ऑफ जी हो, है ना। इफ जी जो डेटा है ग्रेटर देन इक्वल टू 85% ऑफ जी हो, देन जो हम लोग जी डैश का फॉर्मूला लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, जी 1 माइनस 2h अपॉन r, ये कंडीशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तब किसका फॉर्मूला लिखेंगे, कंडीशनल। इस केस के लिए h का वैल्यू कितना था, 500 किलोमीटर। मैंने उस डेटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये निकाला है g का वैल्यू, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इफ g डैश का वैल्यू, है ना, g डैश का वैल्यू क्या हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू g हो, और इसका वैल्यू क्या होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कब होता है, जब h का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से क्या लेते हैं, कम लेते हैं। ये कब लेते हैं, यहाँ पर और लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है h लेस देन इक्वल टू 10 किलोमीटर, देन ये होता है। तो इस केस में जी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, है ना। तो इस केस में जो परसेंटेज होता है ना, जो परसेंटेज होता है, अगर आपको परसेंटेज में लिखना हो, इस केस में जो परसेंटेज होता है वो जी डैश होता है, जी डैश अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 99% ऑफ जी, कितना होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 99% ऑफ जी। तो देन आपको कांस्टेंट वैल्यू लेना है, क्या हो गया कांस्टेंट, 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपको 85% से बड़ा हो, और ये हम कहां तक है 85% से बड़ा और 99% से छोटा, मैंने यहाँ किसके लिए लिखा 99% ऑफ जी, तो आपको अप्रोक्सीमेट लेना है, समझ में आ गया क्या, 85% से बड़ा हो और छोटा किससे हो। अब यहाँ पे लिखना चाहते हो तो, और यहाँ पे लेस देन, है ना, लेस देन कितने हो 99% ऑफ जी, है ना। तो इस केस के लिए ग्रेटर देन इतना और इससे लेस देन, तो आप ठीक है लेस देन, क्योंकि इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। अब जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस कौन सा है, जनरल फार्मूला के लिए। तो जनरल फार्मूला के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इफ जी डैश वो क्या होना चाहिए, लेस देन किससे, 85% ऑफ जी से, है ना, 85% ऑफ जी से, लेस देन कहां तक, है ना, लेस देन हम लेंगे। तो इसके लिए फिर क्या, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जो जनरल फार्मूला है, फिर हम लोग जनरल फार्मूला में जाएंगे। जब जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर माइनस 2, 1 प्लस एच अपॉन आर पावर माइनस 2। तो ये डेटा आप लिख लीजिए, ये डेटा आपको हेल्प करेगा कि जी का वैल्यू, जी मान लीजिए यहाँ पे कितना 75% रिड्यूस था, कितना था 25% ऑफ जी। देखिए 25% ऑफ जी किस वाले फॉर्मूला में आता है, नीचे वाले में, है ना, क्योंकि 85% से छोटा है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना। अगर जी का वैल्यू आपसे पूछे 94% ऑफ जी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, है ना, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, जी का वैल्यू, जी डैश वैल्यू आपको वहां पे दे रखा होगा। अगर आपसे पूछता है कि 99.9 या 99.8%, अगर या 100%, अगर ऐसा कुछ होता है तो जी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी के बराबर, और उसका आपको निकालने के जरूरत, डायरेक्ट आंसर लिखोगे 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आएगा, तो ये डेटा आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा डेटा, ठीक है। मैंने h का लिखा ही दिया था, और ये आज किसका लिखा दिया, g का भी लिखा दिया, कोई दिक्कत, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो
अभी तक हमने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था। अब हम किसके बारे में देखते हैं, वेट के बारे में, है ना। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, है ना। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट वेयर मास ऑफ बॉडी कितना है, मैंने लिया m लिया, है ना। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द मास ऑफ बॉडी, कितना है m, ठीक है। इफ, है ना, इफ mass is at 32 kilometer below the earth surface, है ना। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, है ना। एंड ऑल्सो फाइंड वेट फ्रैक्शन, परसेंट डिक्रीज इन फ्रैक्शन इन वेट, इसमें फ्रैक्शन में निकालना है ना। थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, डिक्रीज इन फ्रैक्शन इन वेट। आपको कितना फ्रैक्शन है, डिक्रीज इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है ना। और इसीलिए आपको पता है अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ आते हैं तो भी क्या होता है, जी डिक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं तो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फ्रैक्शन अगर ओनली डिक्रीज पूछा है तो डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, जी माइनस जी डैश। अगर फ्रैक्शन पूछ रहा है तो जी माइनस जी डैश अपॉन जी, बस यही फर्क है। अगर हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रैक्शन इन वेट, अगर फ्रैक्शन इन वेट निकाला तो हमने क्या करेंगे, नीचे जी लिख देंगे। अगर डिक्रीज लिखा तो डायरेक्ट वहां पे जी माइनस जी डैश लिखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज क्या बोल रहा है, अर्थ सरफेस से कितना 32 किलोमीटर, है ना। 32 किलोमीटर पे यहाँ पे कोई मास है और ये क्या मेरा अर्थ का सेंटर आर रेडियस पे, है ना। ये क्या है, अर्थ सरफेस है। तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन ही सबसे पहले हम निकालेंगे डिक्रीज इन वेट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट क्या होगा, तो जो सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है ना। तो डिक्रीज इन वेट क्या लेंगे हम लोग, जी माइनस जी डैश, है ना, जी माइनस जी डैश। तो क्या होगा मेरा जी माइनस जी डैश। जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये मैंने कल डिराइव किया था डेप्थ के लिए, 1 माइनस डी अपॉन आर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, जी माइनस जी, फिर यहाँ पे कितना होगा प्लस, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, डी जी अपॉन आर। कितना आ गया मेरा, डी जी अपॉन, देखिए जी और जी कट गया, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो डी जी अपॉन आर। ये मेरा क्या आ गया, डिक्रीज इन वेट। ये क्या आ गया मेरा, डिक्रीज इन वेट। अगर आपसे पूछे अब डिक्रीज इन वेट, अब परसेंटेज में पूछेगा तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो डिक्रीज इन वेट परसेंट कितना होगा, डी जी अपॉन आर इंटू 100। मैं वो भी लिख देता हूँ, है ना। तो डिक्रीज इन वेट परसेंट कितना हो गया, परसेंट डिक्रीज इन वेट कितना हो जाएगा, dg अपॉन r इंटू 100%, है ना। अगर आपसे पूछता है, ठीक है, परसेंटेज अगर आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन, परसेंटेज डिक्रीजिंग फ्रैक्शन वेट, तो आपसे सबसे क्या निकालोगे, डिक्रीजिंग फ्रैक्शन, डिक्रीज इन फ्रैक्शन, डिक्रीज इन फ्रैक्शन। तो बताओ अभी यहाँ पे हम क्या वेट लिख रहे हैं ना, तो जी की जगह यहाँ पे वेट है, तो वेट जी की जगह क्या आ जाएगा, mg। अभी हम किसका देख रहे थे, डिक्रीजिंग जी है ये, तो वेट लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे m से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, dmg, है ना, कितना आएगा, dmg।
समझ में आया क्या? आपको यहाँ पे जैसे g क्या होता है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट के लिए क्या mg, तो यहाँ पे m से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो परसेंटेज डिक्रीज इन आएगा, जो अभी आपने यहाँ पे लिखा, तो वहां पे लिखिए dmg अपॉन r। समझ में आया क्या? क्या होगा यहाँ पे dmg अपॉन r। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज जो डिक्रीजेज आर फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, जो हम लोग लिखे यहाँ पे dmg अपॉन r, है ना। अगर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तो ओनली g होता, वेट है ना तो m से भी मल्टीप्लाई होगा, कौन सा है, जिस मास को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो dmg अपॉन r और बाय फ्रैक्शन है, तो ये तो क्या था, लेस है, या तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या होगा मेरा g माइनस g डैश अपॉन g। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा m, यहाँ पे क्या होगा m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा g माइनस जी डैश अपॉन g। तो g माइनस जी डैश कितना था, dg अपॉन r, तो g और g यहाँ से कितना होगा dg अपॉन r, फिर यहाँ से 1 बाय g, ये और g कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचा d अपॉन r। तो जो फ्रैक्शन होता है, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे वेट हो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम में आता है, dy। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, तो g जो g डैश का फार्मूला होता है 1 माइनस में जो होता है, जो टर्म होता है वो टर्म किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है, डिक्रीजिंग फ्रैक्शन वाले में आता है, ठीक है, d माइनस r। अब आपको ये था क्या डिक्रीजिंग फ्रैक्शन, अगर आपसे पूछे परसेंटेज, तो परसेंट डिक्रीजिंग फ्रैक्शन, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज डिक्रीजिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, d अपॉन r मल्टीप्लाई 100, है ना। अब देखिए d कितना दे रखा है 32 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे अब इसका वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ कितना होगा 32 अपॉन 6400 इंटू 100, तो कितना हो गया, ये कटा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे कितना हो गया यहाँ कितना आ गया 0.5, तो परसेंटेज डिक्रीजिंग वेट कितना आ गया 0.5, समझ में आएगा क्या, 0.5। कोई दिक्कत, तो ये मेरा इसका आंसर है, समझ में आएगा क्या, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको बस इसका देखना है कॉन्सेप्ट का, आपको बस ध्यान रखना है, जो सरफेस के नीचे आते हैं तो फॉर्मूला एक ही होता है, सरफेस के ऊपर दो इसलिए है, तो एक ही, दो इसलिए कि आपके प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमने वो लिमिटेशन लिया था 1 - 2h अपॉन r का, लेकिन इसके नीचे आपको कोई जरूरत नहीं है, दो फॉर्मूला का एक ही का 1 - d अपॉन r g इनटू, तो ये इससे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक, समझ में आया क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यहां से हमने किसी बॉडी को कहां पे लाया, h हाइट पे लाया, कहां पे लाया इसको, h हाइट पे, उसके बाद इसको हमने क्या किया, m मास के बाद हम इसको फ्री फॉल कर दिया, फ्री फॉल करने का मतलब u = 0, हमने इसको क्या किया फ्री फॉल कर दिया। तो देन आपको फाइंड करना परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन, समझ में, फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, एक h हाइट पे, ठीक है, यहाँ पे m मास है, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया फ्री फॉल कर दिया, ठीक है। तो देन आपको फाइंड करना, अब देखिए फ्री फॉल कब होता है, फ्री फॉल कब होता है, फ्री फॉल मतलब आपको यहाँ पे g इफेक्टिव कितना आएगा, g इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ पे 0, g इफेक्टिव 0, और लेकिन g कितना आएगा, जो एक्सेशन होगा g के बराबर हो जाता है, तो नीचे कितने से आएगा, ये g से आएगा, नीचे कितने से आएगा, g से आएगा, है ना, नीचे कितने से आएगा g से। फ्री फॉल मतलब g इफेक्टिव 0, g इफेक्टिव 0 मतलब g इफेक्टिव क्या होता है, g माइनस a, तो वहां पे क्या होता है a = g हो जाता है ना, ऐसे आ जाता है g इफेक्टिव क्या होता है, फ्री फॉल होता है g माइनस a, तो a = g होता है, तो g इफेक्टिव 0, लेकिन जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है g, ये मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, जो घटता बढ़ता वो क्या होता है, ये g इफेक्टिव घटता बढ़ता है, लेकिन ये g ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट होता है।
तो देखो आपको कैसे पता चले कि इसमें ये जी कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल का कंडीशन है। फ्री फॉल का कंडीशन किसके लिए था? पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए होता है, जो प्लैनेट के एक रीजन में ही होगा, है ना, वो 10 किलोमीटर के अंदर ही होगा। ये पूरा श्योर रहिएगा इन चीजों के लिए, ठीक है ना। वो कभी आपको फ्री फॉल, कोई स्पेस से फ्री फॉल नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। फ्री फॉल हमेशा क्या होता है, किसी ग्रेविटी के अंदर ही होता है फ्री फॉल। समझ में आया क्या? चलिए, तो जी इफेक्टिव कितना होगा? जी माइनस ए, तो वहां से कितना होगा? 0, लेकिन ये कितने से है? जी। तो आपको यहाँ पे निकालना फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन जी, ठीक है। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन जी इफ, है ना, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन जी if a particle free fall at a particular height कितना? h। ये मेरा जो h हाइट है हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। अब देखिए ये क्या है? मेरा r है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है हम क्या लेते हैं? यहाँ पे r लेते हैं। तो ये वाला क्या आ जाएगा? h माइनस r, सॉरी h प्लस r, और ये कितना हो जाएगा मेरा? r माइनस r, ये क्या हो जाएगा? h आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास डेटा सेंटर ऑफ अर्थ से है, ये रेडियस कितना r, और ये कितने हाइट पे? r हाइट पे है, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए फ्री फॉल के लिए जो जी का फार्मूला होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा? किसी ग्रेविटी के अंदर होगा, है ना, किसी अर्थ के ग्रेविटी के अंदर होगा। तो उसके लिए जो जी होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग? gm/r² होगा ना। उसके लिए जी कितना होगा? gm/r²। ये कितना होता है? अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 9.8, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बोला है कि आपको परसेंटेज डिक्रीज बोलना है ना, तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए अब देखिए परसेंटेज डिक्रीज कितना होता है मेरा? dg, अभी जो हमने किया था ना सॉल्व, dg अपॉन g, ये होता है ना परसेंटेज डिक्रीज dg अपॉन g। इसमें थोड़ा सा जो फाइंड करना है उसमें थोड़ा सा चेंज करके, इसमें भी आपको क्या निकालना है? फाइंड फ्रैक्शन डिक्रीज इन, ठीक है, आपको निकालना है फाइंड फ्रैक्शन डिक्रीज इन, आपको जी निकालना है ना। वो क्या करना है? फाइंड फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी, क्या करना है आपको? फाइंड फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा? फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी, है ना, वो जो आपने लिखा था वहां पे फाइंड डिक्रीज इन जी, वो नहीं परसेंट डिक्रीज इन जी, नहीं आपको क्या करना है? फाइंड फ्रैक्शन डिक्रीज परसेंटेज फ्रैक्शन, फाइंड परसेंटेज फ्रैक्शन डिक्रीज इन जी निकालना आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज फ्रैक्शन परसेंटेज डिक्रीज इन जी, क्या होगा मेरा? जो dg मतलब ऊपर जो चेंज होता है g माइनस जी डैश अपॉन जी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dg अपॉन जी, लिख सकता हूँ ना, dg अपॉन जी। अब यहाँ परसेंटेज बोल रहा है इंटू 100, इंटू कितना होगा? यहाँ पे 100 होगा। तो बताओ, ठीक है, हटाओगे इसको?
तो ये आपका आ गया। तो हम सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हमको डीजी अपॉन जी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगेन ये जो क्वेश्चन है क्या है, मैथमेटिकल मैनिपुलेटिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है, डीजी अपॉन जी फाइंड करना है। तो डीजी अपॉन जी फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा मेरा, डीजी अपॉन यहाँ पर जो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे r में स्मॉल r स्क्वायर लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल r स्क्वायर लिखते हैं। समझ में आएगा क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, स्मॉल r स्क्वायर। चलो dg अपॉन dr, dg अपॉन dr, dg अपॉन dr, यहाँ पे कितना होगा, माइनस, है ना, -2gm अपॉन r क्यूब, ठीक है ना। कितना लिखते हैं, -2gm अपॉन r क्यूब। फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल R लेना, कैपिटल R लेना ही सही रहेगा, स्मॉल r में कैपिटल R। देखिए ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे स्मॉल r क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, फ्री फॉल हो रहा था। अगर मैं आपको बोलूंगा फ्री फॉल होगा तो ये जो रीजन होगा किसका, अर्थ के, जो ये लाइक हम क्या बोलेंगे, ये सर पे ग्रेविटी से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम यहाँ पे g का वैल्यू gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इतना कुछ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dg अपॉन dr, dg अपॉन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, dr। तो बताइए dg अपॉन dr, dg अपॉन dr, ठीक है, माइनस ऑफ 2 है ना, gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन r, gm अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए इसको और करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा, dg अपॉन, अब देखिए gm अपॉन r स्क्वायर, ये क्या होता है मेरा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है gm अपॉन r स्क्वायर, तो dg अपॉन g आ गया ना हमारा, यही मुझे निकालना था ना, फ्रैक्शन डिक्रीजिंग g, तो वो क्या होगा dg अपॉन g इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा -2 dr अपॉन r, है ना, इक्वल टू -2 dr उधर चले गया अपॉन r। चलिए ध्यान दीजिए, ये dr है ना, ये जो dr है ये कौन सा dr है, इनिशियल, सॉरी ये इनिशियल और ये फाइनल है। एक्चुअली ये जो dr है ये चेंज इन रेडियस है ना, चेंज इन हाइट, या चेंज इन रेडियस या चेंज इन हाइट, या तो ये बोल सकते हैं चेंज इन ऑर्बिटल रेडियस, ये भी बोल सकते हैं। ऑर्बिटल रेडियस से बोलने से अच्छा है, ये क्या है, dr चेंज इन हाइट है, चेंज इन हाइट कहां से, सेंटर से, dr सेंटर से कहां, d इनिशियल, और ये क्या हो गया d फाइनल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आपको, ये जो मेरा आया ये क्या है मेरा d इनिशियल, ये d फाइनल, ये कितना है d फाइनल, और जो यहाँ से जो हमने यहाँ पे ये लिखा ये क्या है मेरा d इनिशियल। अब बताइए d इनिशियल यहाँ पे कितना है r है, और d फाइनल कितना है स्मॉल r, समझ में आ गया। तो इसलिए मेरा क्या हो गया यहाँ पे dr, वही एक्चुअली ये dr क्या है वही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 dr, dr क्या हो जाएगा बताइए, dr आ जाएगा r माइनस r, dr क्या हो जाएगा, हाँ dr क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल में से इतना माइनस किया तो क्या बच गया मेरा यहाँ पे h बच गया, जो मेरा फाइनल जो मेरा आएगा माइनस करके वो क्या आएगा मेरा h ही आएगा ना। देखिए एक बार, ये r माइनस r, एक्चुअली dr ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ कितना है फाइनल है, यहाँ से यहाँ क्या इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल गया कितना बचा, ये हाइट बचा ना, ये हाइट कितना है मेरा
अच्छा, एक्चुअली मैं जो इतना यहाँ पे कर रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में आंसर आपको ऑप्शन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनिपुलेट, आपका आंसर ये बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये लिखना है, ये क्या है, चेंज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे लिख दो dr जो मेरा क्या है, चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से हाइट है ना, समझ में आ गया क्या? तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसका वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर लिखता हूं मैं, यहाँ लिखूंगा dg अपॉन g -2 है ना, मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूँ, d फाइनल माइनस d इनिशियल अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा r, अगेन dg अपॉन g इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, d फाइनल माइनस d इनिशियल। बताइए d फाइनल कितना है, d फाइनल यहाँ से यहाँ ना स्मॉल r है ना, यहाँ से क्या d फाइनल स्मॉल r, स्मॉल r माइनस d इनिशियल कितना है, यहाँ से सेंटर से कैपिटल R अपॉन यहाँ पे r है ना, अगेन dg अपॉन g। एक्चुअली फ्रैक्शन डिक्रीजिंग चाहे आप वेट बोल लो चाहे क्या बोल लो, एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों के लिए क्या आता है आंसर सेम आता है, ठीक है। तो -2, ठीक है, r माइनस r कितना हो जाएगा h, तो 2 इंटू h अपॉन r। तो ये मेरा आ गया फ्रैक्शन डिक्रीजिंग g और वेट, दोनों के लिए आंसर सेम आएगा -2 h अपॉन r। अगर आपसे पूछे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रैक्शन, ठीक है, g एंड वेट w, दोनों के लिए सेम ही आएगा। कितना आएगा इसका -2 h अपॉन r इंटू 100%, ये मेरा इसका आंसर आ गया परसेंटेज का, और ये क्या होगा डिक्रीज का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगेन आपको डायरेक्ट आप ये रिजल्ट लगा सकते हो -2 h अपॉन r, अगर वो किसी पर्टिकुलर हाइट से, ये कब लगाना है, इफ अ बॉडी फ्री फॉल एट अ पर्टिकुलर हाइट से, समझ में आ गया क्या, ठीक है, पर्टिकुलर हाइट से फ्री फॉल हो रहा है, तो इट मींस क्या हो गया, वहां की पहचानी बात क्या होगा, ये केस एक्चुअली क्या हो गया कि जो मेरा देखिए ये जो g जो है, मैंने क्या बोला 10 किलोमीटर तक क्या लेते हैं हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, 10 के बाद भी g का इफेक्ट रहता है, लेकिन वो कम ज्यादा ऐसा कुछ रहता है ना। तो यहाँ जो एक्चुअली मैंने ये अलग तरीका से थोड़ा सा फॉर्म में बन गया, ठीक है। कुल मिला के बाद ये है जो h हाइट है वो अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट है, वो कुछ भी हो सकता है ना। फ्री फॉल के लिए क्या है, मान लीजिए हमने कहीं से बस वो अर्थ के ग्रेविटी के प्रेजेंस में होना चाहिए, अर्थ के ग्रेविटी के प्रेजेंस में, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। कांस्टेंट कब होगा, जब 10 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर के आसपास, जी कांस्टेंट हुआ क्या, नहीं जी कांस्टेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेविटी लग रहा है, तो अगर हमने वहां से उसको छोड़ा तो वो क्या होगा, फ्री फॉल होगा, वो नीचे आएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। अगर वो अर्थ की ग्रेविटी से ही पूरा बाहर आ गया, मतलब 700-800 किलोमीटर एच का जो लिमिटेशन हो 1000 किलोमीटर हो गया, तो फिर वो हो सकता है कि वो किसी दूसरे प्लैनेट के नियर पहुंचे, या उसके जो अर्थ और दूसरे प्लैनेट के बीच में जहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उससे थोड़ा हो सकता है आगे निकल जाए, तो वो उसके फील्ड में चला जाएगा, अगर उससे पहले आए तो अर्थ पे आ जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो कभी भी आपसे फ्रैक्शन डिक्रीजिंग वेट बोलेगा, जहां पे g वैरी करता है वहीं पे, g कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, g अगर मान लीजिए कि g कांस्टेंट हुआ तो g कांस्टेंट के लिए क्या होगा आंसर 0 आएगा, g कांस्टेंट कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कितना होगा, जैसे मैंने g इफेक्टिव बताया g 0, लेकिन यहाँ पे किसके लिए था, अर्थ की ग्रेविटी तक, जहां तक अर्थ का ग्रेविटी उसके लिए है, यहाँ पे समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत। कभी भी डिक्रीज और इंक्रीज होगा g में तो वो मतलब वैरी कर रहा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये हम यहाँ पे डायरेक्टली ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं, -2 h अपॉन r, मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट से हमने फ्री फॉल कर दिया, उसके लिए जो फ्रैक्शन चेंज इन g या फ्रैक्शन चेंज इन वेट होगा, तो वो इतना आंसर आएगा, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर दो, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई 100%।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हटाओ इसको। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्किप वेलोसिटी। स्किप वेलोसिटी इसको हम लोग VE से कैसे लिखते हैं इसको? VE से स्किप वेलोसिटी। चलिए क्या होता है स्किप वेलोसिटी? स्किप वेलोसिटी देखिए आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर से इसके प्रोनाउंसिएशन से ही पता चलता है कि वो वेलोसिटी जिससे आपके स्किप हो जाए। स्किप मतलब आप जहाँ पे उसको वहां पे उसको छोड़ के कहीं दूर चले जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्किप। और जो स्किप होता है वो फिर रिटर्न होके आता नहीं है ना, वो रिटर्न होता है। अगर मान लीजिए वो होता भी है तो कुछ अलग एक्सटर्नल फोर्स के कारण से होता है, अपने मन से वो आता नहीं है ना। अगर मान लीजिए इसके सराउंडिंग से आप बाहर चले गए अर्थ के ग्रेविटी सराउंडिंग से, तो वो आपको स्केप हो गया, है ना, आपके पहुंच से दूर हो गया, उसको क्या होता है ना? स्केप। ठीक है, फिर आप बोलोगे क्या कि रॉकेट जो यहाँ से लॉन्च होता है तो वो स्केप वेलोसिटी होता है, फिर वो अर्थ पे कैसे आता है? तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होता है ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होता है, फिर उसके कारण से वो अर्थ पे आता है। वो खुद अपने मन से अर्थ पे नहीं आता है, ठीक है ना, वहां पे एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, एक्सटर्नल एफर्ट और एक्सटर्नल वर्क का नीड होता है वहां पे। समझ में आ गया क्या? तो उसको हमने क्या स्केप, जो आपसे दूर चले जाए उसको स्केप, लेकिन आपके पास कभी फिर आए नहीं, है ना, उसमें रिटर्निंग का कोई ऑप्शन नहीं। एक बार आप गए तो फिर गए, फिर रिटर्न होने का उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया क्या? जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क नहीं करें। अगर आप उस पर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करिएगा फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट नेचुरली वो क्या होगा, रिटर्निंग का उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी, इसके बारे में पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसके वेलोसिटी आप देखिए, आप कभी भी कुछ चीज को जनरलाइज करते हैं तो आप क्या सबसे मिनिमम वैल्यू के लिए जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी होगा, 100% होगा। तो जो इसका जो क्या स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो वैल्यू होगा इसके वेलोसिटी वो क्या होगा, उसका मिनिमम वेलोसिटी, मतलब पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी पकड़ के स्केप हो रहा है तो उससे अगर ज्यादा हो तो उस पे भी क्या होगा, स्केप ही होगा। तो ठीक है, इसको जनरलाइज करते हैं इसको, है ना, तो क्या लिखेंगे? स्केप वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज the minimum velocity of particle ठीक है, it is defined as the minimum velocity of particle which is projected from the earth surface, ठीक है, from the earth surface and reaches at the infinity, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, infinity, है ना, reaches at the infinity। ठीक है, अगर हमने जो मिनिमम वेलोसिटी है उससे हमने अर्थ सरफेस से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वो कहाँ पहुंचे, इन्फिनिटी पे, तो वो भी क्या, इन्फिनिटी पे देखिए, इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो इन्फिनिटी हमारे हाथ में होता है, जहां से हम कोई काम स्टार्ट करते हैं जीरो, और जहां पे हम लोग जहां पे काम करना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जहां पे काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई वर्क जहां पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसको क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। जिससे मान लीजिए कि हमने 1 घंटा पहले लेक्चर स्टार्ट किया, आप टोटल लेक्चर 1.5 घंटे का, तो जैसे ही 1.5 घंटा होगा वहां मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और लेकिन उससे पहले क्या था, जहां से स्टार्ट किया तो वो जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ये इन्फिनिटी, ये मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ का जो ग्रेविटी का जो रीजन है ना, जो भी रीजन है, अगर उस रीजन से बाहर चला गया, जो अर्थ के रीजन, ग्रेविटी वाले रीजन से बाहर गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो अर्थ के सराउंडिंग नहीं है, अर्थ का उस पर ग्रेविटी नहीं लग रहा है, इन अर्थ के ग्रेविटी से बाहर। इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटी, है ना, इसका मतलब हो गया बियॉन्ड
डी अर्थ ग्रेविटी, है ना, वो पोजीशन क्या होता है अर्थ के ग्रेविटी के बियॉन्ड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं और इसका कुछ रिजल्ट को लिखते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है अर्थ सरफेस है, ये रेडियस, अगेन ये क्या है आर, और ये क्या है यहाँ से एच, ये क्या है यहाँ से एच, यहाँ पे मास m, ठीक है, ये अर्थ सरफेस से हमने क्या किया कि यहाँ से एक मास को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, सिंपली हम क्या लिखते हैं, ठीक है, ये आर रेडियस यहाँ अर्थ के सरफेस से एक मास को हमने, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी से हमने क्या किया इसको प्रोजेक्ट किया, और ये कहाँ पे पहुंच जाए जाके, है ना, ये मेरा क्या है, ये अर्थ की ग्रेविटी का लिमिटेशन है ना, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी का रीजन, इसके बाद क्या होता है वो दूसरा प्लैनेट पे पहुंच जाता है, तो ये कहाँ पहुंच जाए एट इंफिनिटी पे, इस वाले को हम लोग यहाँ पे लेते हैं ए पोजीशन, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग बी पोजीशन। कुछ समझ में आया क्या? अब इसका हाइट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका हाइट कहाँ होगा, एट इंफिनिटी पे होगा। समझ में आया? वो कोई मतलब नहीं है। अब ये कौन सा क्या है, आपको सिर्फ क्या समझना, पोजीशन का इंफिनिटी, आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, और वो अगर इसको क्रॉस कर गया, अगर इसको इस रीजन में क्रॉस कर गया, तो इसके जस्ट पार्ट का जो पॉइंट हुआ क्या होगा, राइट, इंफिनिटी होगा, फिर वो इंफिनिटी में चला जाएगा। इंफिनिटी मतलब वो स्पेस में कहीं ना कहीं भटक जाएगा वो। समझ में? कोई दिक्कत? बी मिनिमम। चलिए ठीक। सपोज हम क्या लेते हैं कि जो ये रीजन है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v डैश, है। अब ये चीज हमने पहले भी इस डिस्कशन में हम लोग कर चुके हैं कि जो v मिनिमम है, ठीक है ना, तो जो v मिनिमम लेते हैं वो v डैश पे यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक सेकेंड